हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, यदि आप सीटेट फरवरी 2026 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स लाना चाहते हैं, पूरे सीटेट में 130 प्लस का स्कोर करना चाहते हैं, तो यह क्लास आपके लिए। यहाँ हम क्वेश्चंस को विधिवत तरीके से आपको समझाते हैं। क्वेश्चंस की अगर लैंग्वेज कठिन है या उसमें जो कठिन शब्द हैं उनको पहले विधिवत तरीके से समझाते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर फाइंड करते हैं। राइट आंसर क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, इसको समझाते हैं। जो आंसर रॉन्ग है वो क्यों गलत है, वह भी हम आपको विधिवत तरीके से समझाते हैं। तो जब आप कंप्लीट पूरे क्वेश्चन को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, प्लस उसका आंसर क्यों गलत है, क्यों सही है, इस चीज़ को जब आप समझेंगे तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाते हैं। और वो सब हम आपको यहाँ पे करवा रहे हैं। प्लेलिस्ट पूरी बनी है सीडीपी की, उसको आप देखते रहिए। आज के 30 क्वेश्चंस ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे समय की एक विशेष अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाएगा? प्यारे दोस्तों, देखिए बच्चे का एक समय होता है। यदि उस टाइम पीरियड पर बच्चे को उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुकूल वातावरण मिल जाए तो बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। बच्चा चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख रहा होता है। अब जैसे यहाँ पे बात हो रही है कि भाषा सीखते समय, ठीक है, यानी एक विशेष अवधि होती है जब बच्चा बहुत आसानी से भाषा सीख लेता है। तो भाषा सीखने का जो एक संवेदनशील, जो एक सेंसिटिव पीरियड होता है वो होता है 0 से 6 साल तक का। कौन सा होता है? 0 से 6 साल तक का, ठीक है। इस समय बच्चा जो भी बोलता है, जो भी सुन रहा होता है, कि अपने आसपास जो भाषा सुनता है उसको बहुत जल्दी रिसीव करता है, बहुत जल्दी ग्रहण करता है, क्योंकि इस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में बच्चे का ब्रेन बहुत तेजी से काम कर रहा होता है, बहुत तेजी से डेवलप हो रहा होता है, इसलिए वो चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ लेता है, ठीक है। ये जो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम होता है इसको सेंसिटिव पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको संवेदनशील समय कहते हैं, ठीक है। ये बालक के डेवलपमेंट की वो अवधि होती है जब बच्चा कुछ विशेष क्षमताओं को बहुत तेजी और आसानी से सीख सकता है। इस समय माइंड सबसे एक्टिव होता है और ग्रहणशील यानी रिसेप्टिव होता है, चीज़ों को बहुत जल्दी एक्वायर कर लेता है। अगर इस टाइम पीरियड में बच्चे को सही एटमॉस्फेयर मिले, सही चीज़ों को वो देखे, समझे, है ना, ये सारे अवसर उसको मिल जाएं तो उसका डेवलपमेंट बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाकी इस टाइम पीरियड को क्षेत्रीय नहीं कहते, ना तो विशिष्ट कहते हैं, ना ही अप्रतिक्रियात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको सेंसिटिव पीरियड कहते हैं, जो बच्चे का बहुत संवेदनशील समय होता है। इस समय अगर आप बच्चे को जैसा माहौल देंगे बच्चा वैसा आपका बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन कहता है एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। जो बच्चे हैं वो क्या हैं? ट्विंस हैं, दोनों जुड़वा बच्चे हैं, ठीक है। और माँ ने देखा कि एक बच्चा जो है वो जल्दी चलने लग गया है, वो चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। सीखने में इस भिन्नता के विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा है? माँ ने देखा कि मेरे बच्चे दोनों जुड़वा हैं, एक साथ पैदा हुए, लेकिन एक बच्चा जल्दी चलने लग गया और एक उससे थोड़ा स्लो है। तो ये जो अंतर है, ठीक है, ये जो भिन्नता देखने को मिल रही दोनों में, ये कौन से सिद्धांत से जुड़ा है? व्यक्तियों में विकास सिर से पैर तक होता है। हाँ, बात तो ठीक है कि विकास सिर से पैर तक होता है, जिसको हम लोग सेफेलोकॉर्डल डायरेक्शन कहते हैं, लेकिन ये इस भिन्नता को नहीं दिखा रहा है, ठीक है। ये एक डायरेक्शन है डेवलपमेंट की, लेकिन ये भिन्नता को नहीं दिखा रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। हर किसी में विकास चरण दर चरण आगे बढ़ता है। बात ये भी ठीक है कि जो डेवलपमेंट है वो स्टेप बाय स्टेप चलता है, स्टेज बाय स्टेज चलता है, कि बच्चा पहले बैठना सीखता है, ठीक है, फिर घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर खड़े होना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। ये स्टेप बाय स्टेप तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे ये भिन्नता को नहीं दिखा रहा है, ये इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है, ये बात ठीक है, ये यहाँ पे भिन्नता को दिखा रहा है, क्योंकि व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है, अलग अलग स्पीड से होता है। भाई कोई बालक है जो 10 महीने में चलना सीख गया, कोई 12 महीने में चलना सीख रहा है, कोई 15 महीने में, कोई पता लगा 18 महीने में चलना सीख रहा है। तो ये अलग अलग गति से बच्चे में डेवलपमेंट होता है और इस पर प्रभाव पड़ता है बच्चे के हेल्थ का, स्वास्थ्य का, एटमॉस्फेयर का, खान पान का, है ना, उसके जीन्स का, इन सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारे अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है। हर किसी में विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। बात यह भी ठीक है
लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये ऑप्शन सही नहीं है। बाकी सामान्य से विशिष्ट का मतलब जैसे पहले बच्चों को आप पेंसिल पकड़ने के लिए दीजिए तो पूरा हाथ फैलाएगा, पूरे हाथ से मुट्ठी में पेंसिल को पकड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे फिर वो सीख जाता है कि मुझे इसके लिए स्पेसिफिक 3 फिंगर्स का, 2 फिंगर एक अंगूठे का प्रयोग करके पेंसिल को पकड़ना है। यानी पहले सामान्य क्रिया थी, पूरे हाथ से पेंसिल पकड़ रहा था, फिर उसने 3 स्पेसिफिक फिंगर्स से पेंसिल को पकड़ना सीखा। ये सामान्य से विशिष्ट क्रिया हो गई। बात ठीक है, ये विकास के बारे में सारी बातें सही हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन भिन्नता को कौन दिखा रहा है? व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। इसी वजह से एक बच्चा उनका पहले चलना सीख गया, एक थोड़ा देर से सीख रहा है। ये किसको दिखाता है? ये डिफरेंट को दिखाता है, डिफरेंट पेस अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स, क्योंकि व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। अगला क्वेश्चन कहता है विकास निम्न में से किस पर डिपेंड करता है? आनुवंशिक प्रवृत्तियों पर, यानी कि जो हमारी जेनेटिक डिस्पोजिशंस होती हैं, जेनेटिक मतलब जो आपको गुण अपने पेरेंट्स से मिले हैं, जैसे आपके शरीर की कद काठी वैसी ही होगी, आपके शरीर की जो बनावट है वो वैसी ही होगी जैसे आपके पेरेंट्स की है। यदि आपके पेरेंट्स बढ़िया लंबे चौड़े बॉडी बिल्डर फिट परफेक्ट हैं तो आप भी उसी तरीके के फिट और परफेक्ट होंगे। यदि माता पिता का शरीर कमजोर है या वो छोटे कद के हैं तो बच्चा भी छोटे कद का रह जाएगा, ऐसा मोस्टली देखा जाता है। तो उन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। जैसा पेरेंट्स अगर बढ़िया गोरे चिट्टे हैं तो बच्चा भी गोरा चिट्टा हो जाता है, ठीक है। और जैसे आपने देखा होगा फॉरेन कंट्रीज, अमेरिका के देखो, है ना, जैसे उनके पेरेंट्स वैसे बच्चे होते हैं, हमारे इंडिया के जैसे हमारे पेरेंट्स वैसे हम लोग होते हैं, ठीक है। तो कलर में डिफरेंट होता है। और दूसरी बात बुद्धि देखने को मिलती है कि भाई जैसे आपके पेरेंट्स की बुद्धि मोस्टली देखा जाता है होशियार पेरेंट्स के होशियार बच्चे होते हैं, ठीक है। और अगर थोड़ा मंद बुद्धि टाइप के पेरेंट्स हैं या उनमें माता पिता में कोई एक है, उसके गुण बच्चे में ट्रांसफर हो गए तो बच्चा भी उसी तरीके का हो जाता है, मंद बुद्धि हो जाता है, ठीक है। तो उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है ना, उस पर जेनेटिक डिस्पोजिशंस का खूब भर भर के प्रभाव पड़ता है। सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाएं जो हमारी सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस होती है, इनका भी प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारे परिवार के मूल, यानी कि परिवार में सिखाई जाने वाली हमारी अच्छी आदतें, सोच, हमारे रूल रेगुलेशंस, है ना, व्यवहार करने के तरीके, जिन्हें बच्चा देख करके सीख करके अपना रहा है, उन सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। हमारी भाषा कैसी है, हमारी परंपराएं, हमारे और समाज हमसे क्या अपेक्षा चाह रहा है, उन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। भौतिक वातावरण, जैसे आपके घर का वातावरण कैसा है, आपको न्यूट्रिशंस किस तरीके के मिल रहे हैं, आपकी जैसे स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं किस तरीके की आपको मिल रही हैं, ठीक है, स्कूल में क्या सुविधाएं आपको मिल रही हैं, इन सब चीज़ों का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। इन सब से मिलकर के बनता है विकास। जो विकास है वो इन सब का क्या है? परिणाम है। ये सारी चीज़ें आपस में मिलती हैं, फिर निकल करके आता है बच्चे का डेवलपमेंट। तो 1, 2, 3 सारे ऑप्शंस इसमें राइट हो जाते हैं। अगला प्रश्न आपसे कहता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए? आपको यह पता होना चाहिए कि बच्चे के अंदर ये जो सीरिएशन की क्वालिटी है, सीरिएशन का गुण है, ये कब आता है भैया, किस अवस्था में बच्चे के अंदर ये गुण डेवलप हो जाएगा। ये बच्चा चीजों को एक क्रम से लगाने लग जाएगा, सीक्वेंस में लगाने लग जाएगा, उसको वर्ग उपवर्ग में बांटने की क्षमता उसके अंदर डेवलप हो जाएगी। बच्चा चीजों को उनके आकार के हिसाब से, उनके रंग के हिसाब से उनको लगाने लग जाएगा, है ना। ये गुण बच्चे के अंदर कब आएगा? क्या 0 से 2 साल में गुण आता है? हम आपको रोज बताते हैं, रोज इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है। या फिर प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष की अवस्था में गुण आ जाएगा, 7 से 11 में ये गुण आएगा, या 11 से प्लस में आएगा। तो प्यारे दोस्तों, जब बच्चा चीज़ों को एक क्रम में लगाने लग जाता है, उनको आकार के हिसाब से, प्रकार के हिसाब से, रंग के हिसाब से लगाने लग जाता है, चीज़ों को वर्गों में, उपवर्गों में बांटने की क्षमता उसके अंदर डेवलप होती है ना, वो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। 7 से 11 साल का जब बच्चा होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा चीज़ों को क्रमबद्धता से लगाने लग जाता है। और यही वो स्टेज है जहां बच्चे के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन डेवलप हो जाता है। यानी कि यहीं पे बच्चा ये समझने लगता है कि जैसे मिट्टी का आकार बदल सकता है लेकिन उसका आयतन नहीं बदलता, या फिर बर्तन बदल सकते हैं पर उसमें जल की मात्रा उतनी ही रहती है। दूसरी बात, यहाँ बच्चे के अंदर रिवर्सिबल थिंकिंग आ जाती है, बच्चा समझने लगता है 2 × 4 = 8, है ना, तो 4 × 2 = भी 8 ही होगा। इस तरीके की जो सोच है बच्चे के अंदर, वो यहीं पे डेवलप होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन सी राइट हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न जो कहता है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्म, अच्छा ये क्वेश्चन हमने अपनी तरफ से मैं नहीं डाल रहा हूं, आपको पता है हम PYQ करवा रहे हैं। आज का जो क्वेश्चन पेपर है ये था आपका 3 फरवरी 2023 को जो परीक्षा हुई थी पेपर फर्स्ट, ये उसी के क्वेश्चन हैं। 2 PYQ और बचे हैं पेपर 1 के, फिर हम लोग पेपर 2 के सारे PYQ करेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, तो क्वेश्चन कह रहा है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसात्करण और सम्मजन के माध्यम से
किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करता है। यानी कि बालक जो है वो एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के माध्यम से इन दोनों को मिलाकर के इसमें से कौन सी स्टेज को प्राप्त करता है। तो आइए एक बार हम जीन पियाजे की थ्योरी पर नजर डालें, फिर इस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और ठीक से आपको समझ में भी आ जाए। किसकी बात हो रही है? एसिमिलेशन और अकोमोडेशन का मिश्रण जब होगा तब बालक कौन सी अवस्था में पहुंचेगा। यह है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। देखिए, यदि आप सीटेट पास करना चाहते हैं तो ये मान के चलिए आपको सीटेट में एक तो ये आपके जीन पियाजे, दूसरा कोहलबर्ग, तीसरे वाइगोत्स्की, इन तीनों को रटना ही होगा। जब तक आप इन तीनों को घोल करके नहीं पी जाएंगे आप सीटेट क्रैक नहीं कर सकते। इनको याद करो, रट लो, घोल के पी जाओ, तभी आपका सीटेट क्रैक होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमसे बात हो रही थी एसिमिलेशन और अकोमोडेशन की, ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं वाइगोत्स्की के जहाँ से क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। देखिए, वाइगोत्स्की का एक कॉन्सेप्ट है अनुकूलन, एडॉप्टेशन। ठीक है, ये कहता है कि इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक एसिमिलेशन, एक अकोमोडेशन। यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब ये दोनों क्रियाएं बालक करता है तब वो तीसरी कौन सी स्टेज को प्राप्त करता है। अब जैसे आत्मसात्करण, एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जब बालक पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ता है, या यूं कहें कि जो नया ज्ञान है उसको जब बच्चा पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ता है तो इसको एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, कि भाई यहाँ पे बालक ने पहले इस कुत्ते को देखा, फिर इस नए जानवर को देखा, बोला ये क्या है, फिर उसने देखा कि जिस तरीके से इसके कान, पूंछ, ठीक है, जैसे कान थे, पूंछ थी, मूंछ थी, वैसे ही इसके भी कान भी हैं, पूंछ भी है, मूंछ भी है। ठीक है, ये भी भौंक रहा है, ये भी भौंक रहा है, मतलब ये भी कुत्ता ही है। तो यहाँ पे बालक ने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से क्या कर लिया, जोड़ लिया। फिर बालक ने क्या किया, थोड़ा आगे बढ़ा या कुछ दिन बाद उसने बिल्ली को देखा, बोला अरे ये भी डॉग है। लेकिन फिर उसने देखा कि यार वो तो भौंक रहे थे, हालांकि इसकी भी पूंछ है, मूंछ है, ठीक है, कान है, वैसे ही चार पैर इसके भी हैं, लेकिन वो भौंक रहे थे, ये म्याऊं म्याऊं कर रही है। फिर उसको कोई बताता है या वो समझता है कि यार ये कुत्ता ना होकर के दूसरा जानवर अर्थात बिल्ली है। तो उसने अपने पूर्व अनुभव में जब परिवर्तन करेगा तो इसको अकोमोडेशन कहेंगे। ठीक है, अब बालक पहुंचेगा इक्विलिब्रेशन में। इक्विलिब्रेशन ये वो स्टेज होती है जो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, जहां बालक एसिमिलेशन और अकोमोडेशन या तो ये दोनों, या तो इनमें से कोई एक क्रिया करते हुए पाएगा, देखा जाएगा, या फिर ये दोनों क्रियाएं करेगा, तब उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इस इक्विलिब्रेशन, इसका कॉन्सेप्ट अनुकूलन के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच एक संतुलन कायम करता है, यानी कि दोनों क्रियाएं करता हुआ पाया जाता है। जब बालक के सामने ऐसी परिस्थिति या प्रॉब्लम आती है जिसका उसे कभी अनुभव नहीं हुआ था, मान लीजिए उसने कुत्ता देखा, बिल्ली देखा, अब वो घोड़ा देख रहा है, पहली बार जीवन में घोड़ा देख रहा है, ठीक है, उसने कभी नहीं देखा, ऐसी समस्या जो उसे कभी अनुभव नहीं हुआ, इससे उसमें एक तरह का संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न होता है। बच्चे ने हॉर्स को देखा, अब वो टेंशन में आ गया, ये कौन सा जानवर है, ठीक है, और ना तो ये म्याऊं म्याऊं कर रहा है, ना तो ये भौंक रहा है, पैर इसके भी चार हैं, पूंछ इसकी भी है, लेकिन ये बड़ा है, क्या है ये, कौन सी समस्या है। अब बालक के अंदर एक क्या हुआ, एक असंतुलन पैदा हो गया, ठीक है, जिसे दूर करने के लिए या जिसे संतुलन में लाने के लिए वो आत्मसात्करण या समायोजन या दोनों ही प्रक्रियाएं करना आरंभ कर देता है। अब या तो वो अपने पूर्व ज्ञान के साथ नया ज्ञान जोड़ेगा, या पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करेगा, या फिर दोनों क्रियाएं कर करके एक नए निष्कर्ष पर पहुंचेगा और अपने अंदर एक सेटिस्फैक्शन लाएगा। इसी को कहते हैं इक्विलिब्रेशन। क्या कहा जाता है, इसको इक्विलिब्रेशन कहते हैं। अब आप यहाँ पे समझ गए कि बालक जो है नई स्थिति को देख करके या तो वो एसिमिलेशन करेगा या अकोमोडेशन करेगा, या फिर ये दोनों ही करता हुआ पाया जाएगा, तो एक नई स्थिति को प्राप्त करेगा जिसे इक्विलिब्रेशन कहते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या कहते हैं, इक्विलिब्रेशन कहते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे असंतुलन नहीं होगा, हाँ असंतुलन उसके अंदर पैदा होगा, जब वो नई स्थिति को देखेगा तब उसके अंदर एक असंतुलन पैदा होगा और फिर वो उस डिसइक्विलिब्रेशन से इक्विलिब्रेशन में पहुंचेगा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन ए राइट हो गया। प्रत्यक्ष अवबोधन इसमें है नहीं, यहाँ पे बच्चा भ्रमित है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भ्रमित होगा लेकिन फिर उसको एक सही स्टेज में वो आ जाएगा। कहता है 6 वर्षीय लड़का, लड़का कितने साल का है, 6 वर्षीय। अगर उम्र लिखी है तो उस पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन अगर उम्र लिख दी है तो मतलब आपको वहां पे कंसंट्रेट होना है। 6 साल का बच्चा है। मनीष दुनिया और दूसरों के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है।
केवल अपने ही दृष्टिकोण से। उसको लगता है कि जैसी चीजें मुझे खुश कर सकती हैं, जिन चीजों को देखकर मैं खुश हो जाता हूं, जो चीजें खा करके मुझे खुशी मिलती है, मेरे को चॉकलेट पसंद है, सबको चॉकलेट ही पसंद होगी, ठीक है। मेरे को ये खिलौना पसंद है, पूरी दुनिया को यही खिलौना पसंद होगा, ठीक है। अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में असफल रहता है, ठीक है। उसे लगता है कि अगर जैसे मैं घर में नाराज होता हूं तो मम्मी मुझे चॉकलेट दे करके, खिलौना दे करके मना लेती हैं, मैं खुश हो जाता हूं, वैसे ही अगर घर में माता पिता की लड़ाई हो गई है, पिताजी नाराज होकर घर के बाहर बैठ गए, तो बच्चा उनके लिए या तो चॉकलेट लेके जाता है, उसे लगता है कि मम्मी से पिताजी की लड़ाई हो गई तो पिताजी चॉकलेट में मान जाएंगे, या उसे लगता है कि जब मेरे को खिलौना दिया जाता है मैं खुश हो जाता हूं, तो मैं भी पापा के लिए खिलौना लेके जाता हूं, पापा इस खिलौने से खुश हो जाएंगे, ठीक है। उसे ऐसा लगता है, वो दूसरे दृष्टिकोण नहीं देख पा रहा है, तो दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में यहाँ पे वो असफल है। ये क्या बताता है? क्या ये कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन है, ये ईगोसेंट्रिज्म है, ये रिवर्सिबल थिंकिंग है, या ये साइंटिफिक रीजनिंग है? प्यारे दोस्तों, तो जब बच्चा दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझता तो यहाँ पे बच्चा ईगोसेंट्रिज्म है। क्या है बच्चा? ईगोसेंट्रिज्म है। बच्चा आत्मकेंद्रित है, सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ही देखता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने नजरिए से समझता है कि बस पूरी दुनिया सब लोग दुनिया को इसी नजर से देखते हैं। ये गुण बच्चे के अंदर कब आता है? जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है। जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है तब की ये विशेषता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ये बच्चे के अंदर कब आएगा? जब बच्चा 7 से 11 साल का होगा। बालक यहाँ पे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होगा। रिवर्सिबल थिंकिंग भी बच्चे के अंदर 7 से 11 में आएगी। वैज्ञानिक तार्किकता बच्चे के अंदर 11+ का जब हो जाएगा, जब बालक लास्ट स्टेज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में पहुंचेगा, तब उसके अंदर साइंटिफिक रीजनिंग आएगी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ में, आत्मकेंद्रिता के साथ में। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था अवस्था में है, उसका मत क्या होगा? जब बालक कानून और व्यवस्था अभिविन्यास में है तो वो क्या कहेगा? जब बालक कानून यानी कि लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन में जब बालक होता है तो वो नियम कानून को ही सर्वोपरि मानता है। समाज के जो नियम है, जो कानून है, वो उनके हिसाब से ही चलता है। उसे लगता है कि नियम कानून है तो हमें उसके हिसाब से चलना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ इस अवस्था में बालक हिंज के लिए कहेगा कि हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि चोरी करना गलत है, कानून उसको दंड देगा, ठीक है। तो इस अवस्था में बालक क्या कहेगा? कानून और नियमों का पालन अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए करेगा, या कानून और अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहे। ये बात ठीक है। जो बालक लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन में होता है वो जो है नियम कानून का पालन, उसके लिए नियम कानून का पालन सर्वोपरि होता है। वो अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से समझता है। और यहाँ पे आकर के बालक कहता है कि अगर सब अपने नियम तोड़ने लगेंगे तो समाज में एक डिसऑर्डर फैल जाएगा, समाज में एक अराजकता फैल जाएगी, ठीक है। तो बालक यहाँ पे सही गलत का निर्णय कानून क्या कह रहा है उसके आधार पर अपना डिसीजन लेता है, ठीक है। तो ये बालक यहाँ पे किस अवस्था में है ये तो बताया नहीं। सेकेंड लेवल 4th स्टेज में आएगा बच्चा। यहाँ पे सेकेंड लेवल 4th स्टेज में बच्चा होगा यहाँ पे, तब वो नियम कानून को सर्वोपरि मानेगा, ठीक है। और सेकेंड लेवल का जो 3rd स्टेज होती है, सेकेंड लेवल की जो 3rd स्टेज होती है, वहां पे बालक अच्छा लड़का, अच्छी लड़की बनना चाहेगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड लेवल 4th स्टेज की बात हो रही है। और बाकी कानून और नियमों का पालन दंड से बचने के लिए करेगा। देखिए, दंड से बच करके आज्ञा का पालन बच्चा कब करेगा? जब वो फर्स्ट लेवल में होगा। कानून और नियमों का पालन तभी करता है जब वे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। यहाँ पे भी ये भी ऑप्शन किसी मतलब का नहीं है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग की पूरी थ्योरी हमने पढ़ाई है, नहीं पढ़ी है तो उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। कहता है लेवागोत्स्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया है? वेरी सिंपल एंड सरल क्वेश्चन, आंसर आप दे सकते हैं। देखिए, नैतिक विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत नहीं, ये कोहलबर्ग ने दिया है, ठीक है। व्यक्तित्व विकास का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। देखिए, व्यक्तित्व विकास के कई मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, जिसमें आपका जो मेन है वो फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत हो गया, एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत हो गया, ठीक है। यहाँ पे वाइगोत्स्की का कोई मतलब नहीं बनता। संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया? आपके लेवागोत्स्की ने ये सिद्धांत दिया है। लगाव का जो विकासात्मक सिद्धांत है, डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ अटैचमेंट, जो है ये जॉन बॉल्बी ने दिया था। किसने दिया था? जॉन बॉल्बी ने, ठीक है। हालांकि उनका कोई मतलब यहाँ पे है नहीं, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो गया।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लीजिए भाई, कहता है एक विद्यार्थी दिए गए क्वेश्चन को हल करने में थोड़ा चुनौती महसूस कर रहा है, क्वेश्चन उससे हल हो नहीं रहा है, फंस रहा है बेचारा। लेवाइगोत्स्की के अनुसार इस सिचुएशन में एक टीचर को क्या करना चाहिए? बच्चा जो है क्वेश्चन लगाते लगाते फंस गया है। ओके, अब क्या करना चाहिए टीचर को? टीचर बालक को अनदेखा कर दे, हम कभी भी बच्चे को इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। विद्यार्थी को अगले कदम के लिए संकेत और इशारे दे करके उसकी हेल्प करेंगे, ठीक है। बच्चे को स्कैफोल्डिंग, पाड़ या ढांचा जिसको कहते हैं, एक टेम्पररी हेल्प देंगे बच्चे को, बहुत अच्छी बात है। सीधे तौर पर सही जवाब बता देना, नहीं, सीधे तौर पर सही जवाब अगर बच्चे को करेक्ट आंसर हम बता देंगे तो बच्चा अपना दिमाग कहाँ लगाएगा, कब लगाएगा, ठीक है। गलत है। सवाल को हल न कर पाने के लिए विद्यार्थी को डंडा मारना चाहिए, अगर दंडित करोगे, डंडा मारोगे तो जेल चले जाओगे आज के ज़माने में, इसको हटा दो। बेस्ट ऑप्शन यही है कि अगर बच्चा सवाल लगाते लगाते फंस गया है तो आप उसको थोड़ा संकेत और इशारे दे करके सवाल उसको संकेत और इशारे के माध्यम से थोड़ी हेल्प कर दो, फिर बच्चा सवाल अपने आप लगा लेगा। जैसे मान लीजिए सवाल लगाते लगाते बच्चा फंस गया है तो आप उसको कह सकते हो कि देखो इसमें वो वाला फॉर्मूला लगाओ और वो सवाल ऐसे लग जाएगा, वो फॉर्मूला लगाओ, या इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो, या यहाँ पे तुम ऐसा करो इसको डिवाइड कराओ उसके बाद ये सवाल लगेगा, या यहाँ पे तुमने पॉइंट छोड़ दिया है पहले उस पॉइंट को लगाओ फिर इस सवाल को आगे मल्टीप्लाई कराओ। इस तरीके से बच्चे को थोड़ा संकेत, इशारे, हिंट दे करके, क्ल्यू दे करके बच्चे का सवाल हम हल करवा देंगे। अगला क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए? प्रगतिशील कक्षा की बात हो रही है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात हो रही है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक क्या कहते हैं उसको, शिक्षा पद्धति है जिसमें बालक को करके सीखने का मौका मिलता है, बच्चों को अनुभव से सीखने का अवसर दिया जाता है। यहाँ बालक जो है एक्टिव होकर के, ये जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है ये बालक को एक्टिव करती है, बच्चों को क्रिएटिव बनाती है, बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाती है, आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देती है, ठीक है। और ये जो प्रगतिशील शिक्षा है ये क्या है? ये लर्नर सेंटर्ड है, विद्यार्थी केंद्रित है, ठीक है। चलिए इसके ऑप्शन समझते हैं। अपने सहपाठियों से कंपटीशन की ओर बढ़ाइए, नहीं, ये कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देती है, ठीक है। जितना हो सके उतना रट्टाफिकेशन की बात भी नहीं करती है, बच्चे को करके सीखने का मौका देती है, ठीक है। बच्चा समझ करके सोच करके अपना आंसर फाइंड करे। मूर्त पुरस्कार जैसे ट्रॉफी जीतने की ओर नहीं। सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान सर्जन की ओर बच्चे को बढ़ावा देती है, ठीक है। प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान सर्जन की ओर की बालक जो है एक्टिव होकर के पार्टिसिपेट कर पाए और अपने ज्ञान का खुद निर्माण कर पाए, क्योंकि ये लर्नर सेंटर्ड होती है, विद्यार्थी शिक्षा का केंद्र होता है, टीचर यहाँ पे एज अ फैसिलिटेटर या फिर गाइड के तौर पर होता है। बच्चे को यहाँ पे अपने अनुभव से, अपनी एक्टिविटीज के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने का मौका दिया जाता है। और यहाँ पे बच्चा इंडिपेंडेंट थिंकर होता है, यानी कि विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने और डिसीजंस लेने की पूरी छूट होती है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। हर तरीके से यहाँ पे बच्चा ही सर्वोपरि होता है। अगला प्रश्न कहता है, हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में निम्न में से कौन सी शामिल नहीं है? आपको पता है कि हावर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, हालांकि बढ़कर के अब 10-12 हो गई हैं, लेकिन मुख्यतः अभी भी 8 ही चल रही हैं, ठीक है। तो इन्होंने भाषाई बुद्धि बताई, इन्होंने स्थानिक बुद्धि बताई, इन्होंने संगीत बुद्धि बताई, भावनात्मक बुद्धि का जिक्र इन्होंने नहीं किया है, इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये जो है बुद्धि इसमें शामिल नहीं है। अच्छा, जो बाकी बुद्धि है इनको थोड़ा हम बता दें। भाषाई बुद्धि जिस व्यक्ति के अंदर होती है वो भाषा को बहुत अच्छे से प्रकट करता है, डिलीवर करता है, अपनी बात बहुत अच्छे से रखता है। जैसे इसमें कवि आ जाते हैं, कवि जैसे डॉक्टर कुमार विश्वास, आपने खूब सुना होगा उनको, क्या लैंग्वेज है उनकी, क्या भाषा पर पकड़ है उनकी, कितने अच्छे से शब्दों से खेल जाते हैं, है ना। और जैसे कवि हो गए, टीचर्स के अंदर भी भाषाई बुद्धि बहुत अच्छी होती है, जो राइटर्स होते हैं उनके अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है, पत्रकारों के अंदर आप देख रहे होंगे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो ये इन लोगों में पाई जाती है, इसकी तो बात ही नहीं होगी। स्थानिक बुद्धि, स्पेशियल इंटेलिजेंस, ये बुद्धि की वो क्षमता होती है जिसमें व्यक्ति अपने दिमाग में इमेजिनेशन करके चीज़ों को बना लेता है, ठीक है। और इसमें जैसे आपके आर्किटेक्ट आ गए जो किसी बिल्डिंग का नक्शा पहले अपने दिमाग में बनाते हैं फिर उसको पेपर पर उतारते हैं, है ना। कोई भी डिज़ाइनर हो गया, ठीक है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, जैसे इंजीनियर हो गया,
ओके। और जो ड्राइवर होते हैं, पायलट जो होते हैं, इनको डायरेक्शन का, रास्तों का, दूरी का बहुत अच्छे से अंदाज़ा होता है। आर्टिस्ट होते हैं, डिज़ाइनर, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनर हो, फैशन डिज़ाइनर हो, पहले उसको अपने दिमाग में बनाएगा, फिर उसको वास्तविक रूप देगा। जो इंटीरियर डिज़ाइनर होते हैं, जो प्रोडक्ट डिज़ाइनर होते हैं, क्या होता है, पहले अपने दिमाग में ही तो बनाते हैं, उसके बाद उसको वास्तविक रूप देते हैं। जो मूर्तिकार होते हैं वो भी पहले मूर्ति को अपने दिमाग में बनाएंगे, फिर उसको वास्तविक रूप देंगे। तो इन सब के अंदर स्पेशल इंटेलिजेंस पाई जाती है। जिसके अंदर संगीत बुद्धि अच्छी होती है भैया, वो उनको सुर, लय, ताल, संगीत की बहुत अच्छी समझ होती है, बढ़िया गायक होते हैं। ठीक है, तो ये सारा हमने बता दिया। कौन सी शामिल नहीं होगी, भावनात्मक बुद्धि शामिल नहीं होगी। ऑप्शन बी इज द राइट वन। दिस क्वेश्चन आगे बढ़ जाइए। कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। बात बिल्कुल ठीक है भाई कि कक्षा 5 तक बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा दो, क्योंकि यहाँ पे बालक दूसरी भाषाओं को इतनी जल्दी नहीं समझ पाता है। तो जो उनकी घर की भाषा है, आस पड़ोस की भाषा है, जो उनके समाज की भाषा है, उसी भाषा में बच्चों को सिखाओ। ठीक है, वेरी गुड। छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते और समझते हैं। बात बिल्कुल ठीक है। जो छोटे बच्चे हैं वो सार्थक अवधारणाओं को, जो उनसे जुड़े कॉन्सेप्ट हैं, जो मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, उनको बालक अपनी भाषा में बढ़िया समझता है। इसीलिए बच्चों को कक्षा 5 तक मातृभाषा में सिखाओ। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही हैं। आर ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है। अगला प्रश्न लीजिए। एक अध्यापक को विद्यार्थियों में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादिता से किस प्रकार निपटना चाहिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कक्षा में मौजूद जो जेंडर रूढ़िवादिता है, जेंडर स्टीरियोटाइप है, उससे टीचर कैसे निपटे। जेंडर रूढ़िवादिता मतलब कि लड़कियां डांसिंग में अच्छी होती हैं, लड़कियां रसोई में काम करेंगी, लड़के बाहर का काम करेंगे, लड़के खेल कूद स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, लड़कियां जो है कि सिर्फ उनको रस्सी कूदना आता है, या लड़कियां शर्मीली, नाजुक, कोमल होती हैं, लड़के मजबूत कठोर होते हैं। ठीक है, लड़के रोते नहीं हैं। ये सब जेंडर रूढ़िवादिता है। तो ये जो ऐसे गलत विश्वास हैं, जो धारणाएं हैं, जो स्टीरियोटाइप्स हैं, इनको कैसे तोड़ा जाए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। विद्यार्थियों में जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को बढ़ावा देना चाहिए। नहीं, अगर आप जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को बढ़ावा देंगे तो ये तो फिर गलत बात है ना। बढ़ावा नहीं देंगे, हमें तोड़ना है, इस चीज को प्रमोट थोड़ा करना है। वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो जेंडर रूढ़िवादिता को तोड़ने का काम करें। चुनौती मतलब तोड़ने का काम करें। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। हम बच्चों के सामने ऐसे उदाहरण रखेंगे जो ये जो धारणा है ना कि महिलाएं सिर्फ घर का काम करेंगी, रसोई में ही काम करेंगी, उन्हें सिर्फ खाना पकाना ही आता है, इस बात को तोड़ने के लिए हम कैसे उदाहरण देंगे। जो आजकल के वर्तमान उदाहरण, जैसे महिलाएं पायलट हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं, है ना, इंजीनियर हैं, आज की महिलाएं साइंटिस्ट भी हैं। ठीक है, और आजकल के पुरुष नर्स का काम कर रहे हैं, कुक का काम कर रहे हैं, है ना, डांस टीचर हैं आजकल के पुरुष, है ना, पहले सिर्फ लड़कियां होती थी। और दूसरी बात, कहा गया कि लड़कियां भावुक, नाजुक, कोमल होती हैं, लड़के भी तो भावुक होते हैं। लड़के क्यों नहीं रो सकते, उनका दिल नहीं है क्या, वो भी रो सकते हैं, भावनाओं में वो भी बह जाते हैं। तो ये सब गलत धारणा है, इनको तोड़ने के लिए हमें जो रियल लाइफ से जुड़े उदाहरण है बच्चों के सामने वो रखने होंगे, तब हम जेंडर रूढ़िवादिता से निपट पाएंगे भैया। ऑप्शन बी बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है। विद्यार्थियों के एक समान जेंडर आधारित समूह बनाना। देखिए, अगर आप जेंडर आधारित समूह बनाएंगे तो ये भी भेदभाव और अलगाव की बात नहीं हो जाएगी। लड़कियों को अलग बैठा रहे हो, लड़कों को अलग बैठा रहे हो, तुम लोग इधर नहीं आओगे, तुम लोग इधर नहीं आओगे। ठीक है, ये सब जेंडर रूढ़िवादिता प्लस ये भेदभाव अलगाव की बात हो जाएगी। ठीक है, कक्षा में जेंडर आधारित मुद्दों पर बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, ऐसा है भैया, बात करने से ही समस्या हल होती है, चुप रहने से समस्या और ज़्यादा गहरी हो जाती है। हमें बात करनी चाहिए। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको क्लासेस पसंद आती हैं, अच्छा लगता है, तो कमेंट भी आप करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए। बहुसांस्कृतिक कक्षा का मतलब यहाँ पे क्या है भैया, कि जहाँ बच्चे अलग अलग संस्कृति से आते हैं, सभ्यता के बच्चे हैं, अलग अलग समाज के बच्चे हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं, उनके रीति रिवाज, उनकी परंपराएं अलग हैं, उनका सोशल बैकग्राउंड अलग है बच्चों का। ऐसे बच्चे आपकी कक्षा में आ रहे हैं, तो टीचर को क्या करना चाहिए भाई। यहाँ पे केवल प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता दी जानी चाहिए। अगर आप सिर्फ जो अच्छे ग्रुप के बच्चे हैं, प्रबल समूह के बच्चे हैं, सिर्फ उनकी सांस्कृतिक प्रथाओं को अगर आप
प्रधानता देंगे, सिर्फ उनकी बात करेंगे, तो दूसरे बच्चों के अंदर हीनता की भावना पैदा नहीं होगी? बिल्कुल होगी। उनके अंदर हीनता की भावना पैदा हो जाएगी, वो अपने आप को अलग थलग महसूस करेंगे, हीन अपने आप को समझेंगे, कमज़ोर समझेंगे। ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना, आपको सबको गले लगाना है। केवल सुविधा वंचित समूहों की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए? नहीं, देखिए जहाँ जहाँ केवल लगा है ना, उस वो ऑप्शन आपको तुरंत हटा देना है। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो, निगेटिव है तो इस तरीके का आंसर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे केवल सुविधा वंचित समूह की बात नहीं करेंगे, हम सबकी बात करेंगे। प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं की नकारात्मक प्रस्तुति करनी चाहिए? नकारात्मक प्रस्तुति नहीं, हम सकारात्मक तरीके से बच्चों को समझेंगे, ये भी हटाओ। विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करेंगे, ये बात बिल्कुल ठीक है कि उनकी सामाजिक सांस्कृतिक अनुभव के संदर्भ में जो भी उनकी व्यक्तिगत भिन्नता है, यानी कि अब यहाँ पे बच्चे की संस्कृति को महत्व देना है, उनके जो भी तीज त्योहार रीति रिवाज हैं हमें इसको इम्पोर्टेंस देना है, किसी को ऊंचा नीचा महसूस नहीं कराना है। बच्चे का जो भी अनुभव अपने साथ बच्चा लेकर के आया है, हमें उसकी बात को सुनना है, उसके विचारों को सुनना है, ठीक है, उसके बैकग्राउंड क्या है उसको सीखने में शामिल करना है। ठीक है, और यहाँ पे जो डाइवर्सिटी होती है ना, ये कोई कमजोरी नहीं है, ये एक ताकत होती है डाइवर्सिटी हमारी क्लास में, क्योंकि इसमें बच्चा एक दूसरे से सीख लेता है। आपकी कक्षा में बच्चा एक बच्चा आपकी क्लास में पंजाबी है, एक बच्चा हिंदू है, ठीक है, तो हिंदू पंजाबी की लैंग्वेज सीख लेगा, पंजाबी हिंदू की लैंग्वेज सीख लेगा, मुस्लिम हिंदुओं के त्योहारों को समझ लेगा और हिंदू मुस्लिम के त्योहारों को, उनके रीति रिवाज को समझ लेगा। तो जो अलग अलग ये जो डाइवर्सिटी है ना, ये एक क्या है, ताकत है, इससे बच्चे आपस में सीख लेते हैं, तो ये अच्छी चीज है। और आप क्लास में ऐसा माहौल बनाइए कि हर बच्चा अपने आप को सुरक्षित, सम्मानित और जुड़ा हुआ महसूस कर पाए। ऑप्शन डी राइट हो जाता है भाई। जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधी बोध और समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, तब इसे क्या कहते हैं? पूरे क्वेश्चन को भूल जाओ, इतना याद रखो कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाने वाला आकलन क्या कहा जाता है। तो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान यानी कि जब आप क्लास में पढ़ा रहे हैं उस समय भी आप बच्चों का आकलन कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं रचनात्मक आकलन, जिसको हम अधिगम के लिए आकलन भी कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाम याद रखिए इसका, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, जिसको हम क्या कहते हैं? अधिगम के लिए आकलन या अधिगम के लिए मूल्यांकन भी कहते हैं। ये ऐसा आकलन होता है जो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान भी होता है, जब आप चैप्टर को पढ़ा रहे हैं उसके बीच बीच में भी हम बच्चों से क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, ताकि अगर कोई बच्चा जहां भी फंस रहा है हम तुरंत बच्चे को वहां पे मार्गदर्शन दे सकें, हम तुरंत बच्चे की वहां पे हेल्प कर सकें। ठीक है, हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, हम पूछ सकते हैं बच्चे से कि अभी हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में क्या बताया, क्या समझाया, इस शब्द का हमने क्या अर्थ बताया, इस क्वेश्चन का क्या अर्थ बताया था। इस तरीके से बीच बीच में बच्चे का मूल्यांकन करते रहेंगे, इससे हमें पता लगता रहेगा कि बच्चे को क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, और जो नहीं आया उसको तुरंत बच्चे को समझा भी देंगे। बेस्ट है ये। ठीक है, अधिगम का आकलन, देखिए अधिगम का आकलन जो है ये हमारा क्या है? ये हमारा समेटिव इवैल्यूएशन है, जो पूरे साल पढ़ाओ, लास्ट में बच्चे का एग्जाम ले लो, नंबर दे दो, बात खत्म। इससे हमें बच्चा कहाँ अच्छा है, कहाँ सीख पाया, नहीं सीख पाया, क्या समझ में आया, क्या नहीं, कोई मतलब इसका बनता नहीं है, हमें वो सब चीज़ें पता चलती नहीं है, और ये गलत है। ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग बच्चे का नहीं करेंगे हम, असेसमेंट फॉर लर्निंग करेंगे। ये पूरे लास्ट में, अंत में होता है, ये पूरे साल के अंत में होता है, और ये शिक्षण प्रक्रिया के दौरान तुरंत होता है। ठीक है, असतत होगा नहीं, योगात्मक मूल्यांकन भी यहाँ पे नहीं होगा। हाँ, योगात्मक इसी को तो कहते हैं, अधिगम का आकलन जो है इसी को योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। चाहे इसको समेटिव इवैल्यूएशन कह दो, चाहे इसको असेसमेंट ऑफ लर्निंग कह दो, एक ही बात है। जैसे हम लोग रचनात्मक मूल्यांकन को असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं, वैसे ही योगात्मक मूल्यांकन को अधिगम का आकलन या अधिगम का मूल्यांकन कहते हैं। ये लास्ट में होता है। क्या होता है? ये पूरे साल के लास्ट में किया जाता है। ओके, चलिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा और हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपसे कहता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कि सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में भिन्नता होने के बावजूद, भाई हर बच्चे की योग्यता अलग अलग होती है, ठीक है, उनके संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए, कि उनके जो गुण हैं वो उनको प्राप्त कर पाएं, बालक अपने गुणों को या उनकी जो हाईएस्ट जो क्षमता है, योग्यता है, वो वहां तक पहुंच पाएं, अपनी हाईएस्ट योग्यता को प्राप्त कर पाएं।
हमें ऐसा अवसर प्रदान करना किस प्रकार की कक्षा का मुख्य उद्देश्य है। यानी कि देखिए प्रश्न कह रहा है कि कक्षा में बच्चे अलग अलग क्षमता वाले होते हैं भाई, है ना। सबकी योग्यता क्या होती है, योग्यता अलग अलग होती है। कोई बच्चा तेज सीख रहा है, कोई बच्चा एवरेज है, कोई स्लो सीख रहा है ना। मतलब कोई अलग तरह की ज़रूरतों वाला बच्चा है, लेकिन फिर भी हर बच्चे को उसकी क्षमता तक पहुंचाने का समान अवसर दिया जाए तो ऐसी कक्षा को क्या कहते हैं। ऐसी कक्षा को इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, समावेशी शिक्षा कहते हैं। भाई हर बच्चे को उसकी जो वर्तमान क्षमता है उससे आगे लेकर के जाना है। बालक उससे आगे सीखने और बढ़ने का बराबर अवसर पाए, उसको आगे बढ़ने का बराबर अवसर मिले और सीखने का अवसर मिले, आगे बढ़ने का अवसर मिले। अर्थात बालक का जो भी उसका हाईएस्ट है, जो उसका हाईएस्ट योग्यता है, बालक उसको प्राप्त कर पाए। जो उसकी पीक है बालक वहां तक पहुंच पाए। ठीक है, यानी किसी को पीछे न छोड़ा जाए, सबकी जरूरतों के अनुसार सबको सहायता मिलनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब एकीकृत क्या होता है। देखिए एकीकृत जो होता है ये बच्चे को सिस्टम के अनुसार ढाला जाता है। जैसे आपके विद्यालय का सिस्टम है, बच्चे को उसके हिसाब से ढालो। और अच्छा दोनों में अंतर बता देता हूँ। एकीकृत में क्या होता है कि बच्चा सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है, और समावेशी में यहाँ पे सिस्टम बच्चे के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, जैसा बालक है सिस्टम को वैसा बनना पड़ेगा। आपके पूरे विद्यालय के सिस्टम को बालक के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा, और एकीकृत में बालक को सिस्टम के अकॉर्डिंग बनाओगे। ठीक है, अच्छा एकीकृत में इंटीग्रेटेड में यह होता है कि बस बालक की उपस्थिति होनी चाहिए स्कूल में, बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है, बच्चे के प्लेसमेंट पर फोकस होता है। और समावेशी में बच्चे को एक्टिव करना होता है कि बच्चा एक्टिव होकर के पार्टिसिपेट कर पाए। ओके, यहाँ पे बच्चे के लिए जो पाठ्यक्रम है उसमें बहुत लिमिटेड बदलाव होता है, और समावेशी में जो पाठ्यक्रम है उसमें प्रॉपर वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। बच्चे की जरूरत, योग्यता, क्षमता, रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए, और इसमें हम बहुत लिमिटेड बदलाव लाते हैं बच्चे के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो जिम्मेदारी है वो बच्चे के ऊपर होती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे की होती है। यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरे सिस्टम की होती है। अगर यहाँ बच्चा फेल हो रहा है तो इसका मतलब सिस्टम फेल हो रहा है, यहाँ बालक फेल हो रहा है तो मतलब बच्चा फेल हो रहा है। ठीक है, ये जो है वो टीचर सेंटर्ड है और ये बालक सेंटर्ड है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड है। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझ के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम जाएंगे ऑप्शन नंबर किसके साथ, बी के साथ में। स्पेशल एजुकेशन क्या होती है। स्पेशल एजुकेशन उन बच्चों के लिए बनाई गई एजुकेशन सिस्टम होता है जिन्हें फिजिकल प्रॉब्लम है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, मेंटल डिसेबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, बच्चे को बातचीत करने में दिक्कत होती है, बच्चे को इमोशनली डिसेबल्ड है बालक। ठीक है, या फिर उसको सीखने में एवरेज बच्चों से अलग तरह की जरूरतें जो रखते हैं उन्हें हम स्पेशल एजुकेशन उनके लिए होती है। ठीक है, आप प्रगतिशील नॉन प्रोग्रेसिव कोई मतलब नहीं बनता। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो गया। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए। वंचित पृष्ठभूमि मतलब डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड वाले विद्यार्थी वो होते हैं जिनके पास दूसरे बच्चों की तुलना में सीखने के अवसर कम होते हैं, संसाधन कम होते हैं, सुविधाएं नहीं मिलती, समाज से उनको सपोर्ट नहीं मिलता, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, जो प्यार दुलार स्नेह मान सम्मान दूसरे लोगों को मिलता है इनको वो सब नहीं मिलता। ठीक है, तो इनको संबोधित करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए। उन्हें ढेर सारा लिखित काम दे दे, सिर्फ रिटर्न वर्क दे दोगे, ये कौन सी बात हुई, किसी कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, अब यहाँ पे उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में चर्चा में शामिल करें। बात बिल्कुल ठीक है, कक्षा में अलग बैठाएंगे नहीं, अनदेखा करेंगे नहीं, अगर इग्नोर हम कभी किसी कंडीशन में नहीं कर सकते। जो बच्चे वंचित पृष्ठभूमि वाले हैं भाई, जो आर्थिक रूप से जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिनके पेरेंट्स कम पढ़े लिखे हैं बेचारे, जो समाज में जिनकी उपेक्षा हुई, ठीक है, और जैसे जो झुग्गी बस्ती में रहने वाले बच्चे हैं, चाइल्ड लेबर हैं, ठीक है, और जिनको सही भाषा सीखने को नहीं मिली, ये सारे बच्चे आपके यहाँ आ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे उनके बैकग्राउंड को, उनके संदर्भ के बारे में, ठीक है, उनके बैकग्राउंड, उनके अनुभव, उनकी भाषा, उनका लाइफ स्टाइल, इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे आप इसको और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे और फिर उन्हें
कक्षा की चर्चा में शामिल करेंगे। जो क्लास की जो एक्टिविटीज हैं, डिस्कशंस हैं, डिबेट्स हैं, जो भी गतिविधियां क्लास में हो रही हैं, आप उन बच्चों को उसमें शामिल करके उन्हें अपनापन महसूस कराएंगे, उन्हें जुड़ा हुआ महसूस कराएंगे, ताकि बच्चा महसूस कर पाए कि क्लास में हमारी भी जो उपस्थिति है उसका भी कोई वैल्यू है। इससे बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल है बढ़ेगा, बच्चा लर्निंग में एक्टिव हो जाएगा और बच्चे को लगेगा कि मुझे भी सभी चीज़ों में बराबर का हिस्सा मिल रहा है। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। फिर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अशक्तता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी किसी व्यक्ति के संतुलन यानी कि बैलेंस बनाने में, शारीरिक निपुणता यानी कि फिजिकल जो कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, और हाथ आंख सामंजस्य यानी कि हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन, इन सब चीज़ों को प्रभावित करेगी। कौन सी चीज़? डिसलेक्सिया नहीं, डिसलेक्सिया में बच्चा सिर्फ पढ़ने लिखने में दिक्कत करता है, पढ़ा हुआ समझने में दिक्कत कर, लिखे हुए को पढ़ने में दिक्कत करेगा। सा को वाज पढ़ेगा, वाज को सा पढ़ेगा, बी को डी पढ़ लेगा, पी को क्यू, क्यू को पी पढ़ लेगा। तो ये पढ़ने लिखने से संबंधित है। डिस्कैलकुलिया में बच्चा मैथ्स से प्रॉब्लम होती है, मैथ्स वगैरह में कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। डिस्फेजिया वाले बच्चे को बातचीत करने में, कम्युनिकेशन करने में दिक्कत आएगी। लेकिन ये जो शारीरिक निपुणता है, बैलेंस नहीं बना पा रहा, हाथ और आँख का कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये सब हमारा डिस्प्रेक्शिया के अंतर्गत आता है। प्यारे दोस्तों, किसके अंतर्गत आता है? डिस्प्रेक्शिया के अंतर्गत आता है। इसमें बच्चे को चलने में, दौड़ने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में, बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है। हाथ और आँख का कोऑर्डिनेशन यहाँ पे कमज़ोर होता है। अब जैसे यहाँ पे हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन मतलब कहाँ पे इसका प्रयोग होता है? जैसे मान लीजिए आपके पास बॉल आ रही है, आपको बॉल कैच करनी है, तो बॉल को कैच करने के लिए आपकी आंखें पूरी तरीके से बॉल पर कंसंट्रेट हो, आपके हाथ बिल्कुल एक सीध में एक बराबर सामने आए, हाथ और आंख का बेस्ट कोऑर्डिनेशन होगा, तभी बॉल आपके हाथ में आ पाएगी। अन्यथा बॉल अगर थोड़ा सा भी ध्यान भटका, आंख इधर उधर हुई, हाथ थोड़े से भी इधर उधर हुए, तो कैच तुरंत छूट जाएगा आपसे। ठीक है, तो वहां पे हाथ और आंख का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। दूसरी बात, अगर आप सुई में धागा पिरो रहे हैं तो आपका हाथ एकदम सही सटीक होना चाहिए, आंखों की बिल्कुल नजर कंसंट्रेट होनी चाहिए उस होल में, तभी वो धागा आप सुई में डाल पाएंगे। ठीक है, और जैसे और भी जैसे हाथों जैसे बटन लगाना हो गया और बढ़िया सॉफ्ट राइटिंग में लिखना हो गया, ये सब चीजें हाथ और आंख के कोऑर्डिनेशन की वजह से होती हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें किससे रिलेटेड हैं? आपके डिस्प्रेक्सिया से। ठीक है, जहां बच्चे अपने यानी कि कुल मिलाकर के इसमें डिस्प्रेक्सिया में बालक का अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, और ये तो हमने आपको बता ही दिए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, डिस्प्रेक्सिया। अगला प्रश्न लीजिए भाई, श्वलीनता यानी कि ऑटिज्म से जुड़े विद्यार्थियों की पहचान हेतु किन विशेष गुणों के होने की संभावना रहती है? हमने कल भी आपको बताया था, ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले जो बच्चे होते हैं, इनको बातचीत करने में कठिनाई होती है, लोगों से कम्युनिकेशन में, है ना, उनके साथ कांटेक्ट करने में, इंटरेक्ट होने में दिक्कत होती है। ठीक है, और सभी के साथ अंतःक्रिया करने की इच्छा इनकी बिल्कुल नहीं होती। बुद्धि लब्धि का बहुत कम स्तर, ऐसा नहीं कि इनका बुद्धि लब्धि का स्तर बहुत कम हो, अच्छी बुद्धि लब्धि के बच्चे भी होते हैं, लेकिन बस इनको कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है और अपने व्यवहार को, अपनी एक्टिविटी को बार बार रिपीट करते हुए पाए जाते हैं। ठीक है, आई टू आई कॉन्टेक्ट नहीं कर पाते। उच्च स्तरीय सामाजिक कौशल, बस यही तो बात है, सोशल स्किल्स इनकी खराब होती है। ये सारे गलत हैं। बेस्ट ऑप्शन क्या है? कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज इनको होती हैं, बातचीत करने में दिक्कत होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन ए राइट हो गया भाई। आगे बढ़ जाइए। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान करने वाली विशेषता नहीं है? ठीक है, देखिए, जिज्ञासा की प्रबल भावना, ये तो क्रिएटिव बच्चों की पहचान है। ओके, कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं, जो बच्चा सृजनात्मक है उसके अंदर कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं आएगी, उसके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। क्या होगी? उसके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी। कन्वर्जेंट का मतलब कि आप एक प्रॉब्लम का एक सही सॉल्यूशन ढूंढ लिए, बैठ गए चुपचाप, और डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब कि समस्या एक हल अनेक ढूंढ लिए आप। ठीक, वो डाइवर्जेंट होती है। तो जो सृजनात्मक बच्चा होता है वो समस्या एक के हल अनेक ढूंढ लेता है। यहाँ पे अभिसारी सोच, ये सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान नहीं है। उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, जी बिल्कुल, ये क्रिएटिव बच्चे के अंदर होता है। उसके अंदर नोवेल इनोवेटिव आइडियाज आते रहते हैं, नए नए विचार, अनूठे विचार उसके अंदर आते रहते हैं, जो क्रिएटिव बच्चा होता है। ठीक है, ये भी इसकी पहचान है। तो
विद्यार्थी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान करने वाली विशेषता कौन सी नहीं है? अब सारी सोच, ये इसकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए, 21 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि शिक्षा क्या होनी चाहिए? पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु तक सीमित होनी चाहिए? नहीं भाई, सिर्फ पाठ्यवस्तु तक सीमित नहीं होनी चाहिए। अरे शिक्षा तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, एक्सपेरिएंशियल लर्निंग होनी चाहिए, स्किल बेस्ड लर्निंग पर जोर दिया गया है एनईपी 2020 में। टेक्स्ट बुक तक थोड़ा ना लिमिटेड किया गया है, हटा दो। तथ्यों के कंठस्थीकरण पर आधारित होनी चाहिए? नहीं भैया, एनईपी 2020 तो रटने का विरोध करती है। ये समझ पर आधारित एजुकेशन को बढ़ावा देती है कि बच्चा समझ करके सीख पाए। ठीक है, कंपटीशन बढ़ाने का बिल्कुल विरोध करती है, कंपटीशन को कम करने पर जोर देती है। बच्चा यहाँ पे कैसे सीखे? सहयोग करके सीखे, यानी कि कोलैबोरेटिव लर्निंग को ये बढ़ावा देने की बात करती है। समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। एनईपी 2020 इसी की बात करती है कि जो एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, ये क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि बच्चा सोच सके, क्वेश्चंस पूछ सके, लॉजिक दे सके, चीज़ों को समझ करके डिसीजंस ले सके। यही तो एनईपी 2020 का मुख्य लक्ष्य है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा भैया। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है एक कक्षा में विद्यार्थियों के चयनित अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत अंतरों को अध्यापिका द्वारा किस प्रकार संबोधित किया जाना चाहिए? पहले तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? चयनित अधिगम शैलियों में, यानी कि जो बालक हैं आपके क्लास में वो अलग अलग तरीके से सीखते हैं। सवाल ये पूछ रहा है कि कक्षा में हर बच्चे की सीखने की जो स्टाइल है, जो लर्निंग स्टाइल है बच्चे की, वो अलग अलग होती है। कुछ बच्चे देख करके सीखते हैं, कुछ सुनकर सीखते हैं, कुछ एक्टिविटी करके सीखते हैं। तो ये जो व्यक्तिगत अंतर होता है ना सब में, ठीक है, इसको टीचर को कैसे संभालना चाहिए, यानी टीचर बच्चों की अलग अलग लर्निंग नीड्स को कैसे डील करे, ये बताओ। देखिए, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में इसको देखना चाहिए? नहीं, बाधा के रूप में हम कभी नहीं देखेंगे। ठीक है। नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा मिटाया जाना चाहिए? नहीं, नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है? तुम गधे हो, तुम नहीं सीख सकते, या उसको डांट फटकार के बैठा दिया गया, इसको भी हम नहीं इम्प्रूव करेंगे या इसको भी बढ़ावा नहीं देंगे। संज्ञानात्मक असामान्यता के परिणाम के रूप में देखा जाना चाहिए कि ये क्या है, ये असामान्यता है क्लास में? नहीं, उनकी मान्यता रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए ताकि उनकी व्यक्तिगत जरूरतें पूरी हों। ये बात बिल्कुल ठीक है, यानी टीचर को बच्चों की अलग अलग सीखने की शैली, जो स्टाइल है, उसको एक्सेप्ट करके चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग मेथड को अपनाना चाहिए। यानी कि टीचर ऐसा टीचिंग करे कि हर बच्चे की ज़रूरत पूरी हो, अलग अलग तरीके से बच्चों को सिखाया जा सके, बच्चों की अपनी जो सीखने की स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग बालक को सीखने का मौका यहाँ पे दिया जाना चाहिए। ठीक है, जिस बच्चे की जैसी रुचि, क्षमता, योग्यता है या जिस तरीके से वो सीख सकता है, आप उस तरीके से बच्चे को सिखाने का प्रयास करो, यानी हर तरीके से आप बच्चे के अनुसार चलेंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़िए भाई। प्रश्न कहता है एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को डैश रूप में तथा विद्यार्थियों को डैश रूप में देखती है। जो प्रगतिशील कक्षा है इसमें टीचर क्या है और बालक क्या है? देखिए, प्रगतिशील शिक्षा में जो बालक है, क्या वो सिर्फ नॉलेज का डिलीवर करने वाला है कि बस ज्ञान दे दिया और बच्चे ज्ञान का निष्क्रिय ग्रहण करता नहीं होगा। हमने अभी आपको प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएं पीछे बताई थी, है ना। यहाँ पे बालक एक्टिव है, बालक करके सीखता है, बालक ज्ञान का निर्माण खुद करता है, बालक नॉलेज कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे। ठीक है, निष्क्रिय कभी नहीं होगा, ना तो नॉलेज डिलीवर भी नहीं टीचर यहाँ पे। जानकारी का प्रभुत्वधारी स्रोत, कि बस जानकारी को हमने आपको दे दिया, वो भी गलत है। सुगम, टीचर जो है वो फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है, बालक जो टीचर है वो एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा और बालक अपने ज्ञान का एक्टिव होकर के खुद निर्माण करेगा। ठीक है, बालक करके सीखेगा, बालक अपने अनुभव के आधार पर सीखेगा। तानाशाह टीचर नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कि डंडे के बल पे सिखा रहे हो। ऑप्शन सी इज द राइट वन। जो प्रगतिशील शिक्षा है ये टीचर को एज अ फैसिलिटेटर देखती है और बच्चे को एज अ एक्टिव लर्नर देखती है। क्वेश्चन नंबर 24 लीजिए। कहता है रेयान ने कुछ दिन पहले ही जाना है कि अंग्रेजी के किसी शब्द के पीछे ईडी लगाने से उसका रूप वर्तमान से भूतकाल में बदल जाता है। जो रेयान है वो कुछ दिन पहले ही सीखा है। ठीक है,
इस जानकारी को पाने के बाद रेयान हर शब्द का भूतकाल रूप दिखाने के लिए यह तरीका अपना रहा है। बच्चों द्वारा किसी नियम को हर दशा में निरूपित करने का ये रुझान उनकी अपनी सोच को डैश की प्रवृत्ति दर्शाती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है जो रेयान है वो कुछ दिन पहले ही सीखा है कि अंग्रेजी का कोई भी शब्द है अगर उसके पीछे ईडी लगा दो, अंग्रेजी का अगर कोई भी शब्द है उसके पीछे ईडी लगा दो, जैसे आस्क लिखा है, ठीक है, इसके पीछे अगर ईडी लगा दो तो ये जो है वर्तमान से भूतकाल, ये प्रेजेंट से पास्ट हो जाता है, ठीक है। ये वो अभी सीखा है और उसने सीखा है कि मतलब किल के पीछे ईडी लगा दो तो ये वर्तमान से, ये प्रेजेंट से पास्ट हो गया, अभी सीखा है उसने, ठीक है। इस जानकारी को पाने के बाद रेयान हर शब्द का भूतकाल रूप दर्शाने के लिए यह तरीका अपना रहा है, यानी कि अब वो हर शब्द के पीछे ईडी जोड़ रहा है। अब वो क्या कर रहा है? हर शब्द के पीछे ईडी जोड़ रहा है। भाई अगर गो के पीछे, गो प्रेजेंट है, ठीक है, गो क्या है? गो प्रेजेंट है, वर्तमान है। अब इसको पास्ट बनाने के लिए वो गो के पीछे ईडी जोड़ रहा है, तो क्या तरीका सही है? ये गलत है ना। गो के पीछे गो की सेकंड फॉर्म वेंट हो जाएगी, थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगी, तो यहाँ पे उसका ये तरीका गलत हो गया ना। वो क्या कर रहा है? ईट के पीछे भी ईडी लगा रहा है। अरे ईट की सेकंड फॉर्म एट होती है, थर्ड फॉर्म ईटेन होती है, इसमें ईडी का प्रयोग होगा ही नहीं, लेकिन वो यही काम कर रहा है। तो ये जो तरीका वो हर जगह अपना रहा है, इसको क्या कहते हैं भाई? इसको ओवर रेगुलराइज कहते हैं, इसको अति नियमित कहते हैं प्यारे दोस्तों। क्या कहते हैं? अति नियमित कहते हैं इसको। ध्यान रखिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन अगर आ गया तो आप फंस जाओगे, ध्यान से समझ लीजिए। तो बच्चे जब किसी एक भाषा के नियम को हर सिचुएशन में अप्लाई करने लग जाते हैं, जैसे हर वर्ड के लास्ट में वो ईडी ऐड कर रहा है, ईडी ऐड करके प्रेजेंट से उसको पास्ट बना रहा है, इसे ओवर रेगुलराइजेशन कहते हैं, इसको अति नियमित कहते हैं। और ये जो है कि एक भाषा से रिलेटेड, यानी कि भाषा अधिगम का एक जनरल स्टेज होती है ये। ऑप्शन बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब जैसे कमतर आंकना, यहाँ पे अंडरएस्टिमेट, ये किसी को कम इंपॉर्टेंस देने से रिलेटेड है कि आप किसी को बराबर का महत्व नहीं दे रहे हैं, किसी को कमतर आंक रहे हैं। बाकी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसका कोई मतलब यहाँ पे बनता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नियम का ज्यादा प्रयोग करने से इसका कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक। प्रतिबंधित का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता। और द्विभाषिक भी, यहाँ पे द्विभाषिकता का मतलब दो भाषाओं का ज्ञान होना, ठीक है। बाइलिंगुअल मतलब दो भाषाओं का ज्ञान होना। ये बच्चे के नियम अधिक प्रयोग करने से संबंधित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो वो नियम का अधिक प्रयोग कर रहा है, तो ओवर रेगुलराइजेशन हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़िए। ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि विचारावेश को एक तकनीक के रूप में बच्चों में डैश विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? विचारावेश, मतलब विचारों का आवेश, जहां बहुत सारे विचार एक साथ आपके अंदर आ रहे हों। इसका मतलब है किसी भी विषय पर बिना रोके, बिना सोचे, बस उस पर आप विचार कर रहे हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा विचार आ सकते हैं आप उन्हें बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है। किसी प्रॉब्लम को हल निकालने के लिए बच्चा अलग अलग और नए नए तरीके से सोच रहा है, यही तो विचारावेश है। तो अब ये इसका इस्तेमाल किया जा सकता है किसके लिए? कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग में अलग अलग या नए नए विचार नहीं आते हैं, अनोखे विचार नहीं आते हैं। यहाँ बालक बस एक ही विचार उसके अंदर आ जाए, प्रॉब्लम का एक हल निकल आए, बस बहुत है उसके लिए, ठीक है। इस फंक्शनल फिक्सनेस, क्या फंक्शनल फिक्सनेस होगा? ये नहीं, ये डाइवर्जेंट थिंकिंग होगा। क्या होगा? इससे इसको डाइवर्जेंट थिंकिंग डेवलप करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे बच्चे की अब सारी सोच डेवलप होगी, जहां बच्चा, भाई ब्रेनस्टॉर्मिंग में बच्चे कई तरीके नए अनोखे क्रिएटिव थॉट्स उसके अंदर आते हैं। ये डाइवर्जेंट थिंकिंग डेवलप करने की एक तकनीक है जिसमें एक ही समस्या के अलग अलग सॉल्यूशंस ढूंढ लिए जाते हैं। अच्छा, अब समझिए गलत ऑप्शन। जैसे हमने यहाँ पे कहा था प्रक्रियात्मक स्थिरता, ये गलत है। इसका मतलब ये होता है जिसमें व्यक्ति या कोई बालक किसी वस्तु को सिर्फ उसका जो एक सामान्य सा काम है उसी के लिए उसको उपयोगी मानता है और उसको नए तरीके से उपयोग करने के बारे में सोचता ही नहीं है। उसके अंदर आइडिया ही नहीं आता है कि इसका मैं दूसरा भी कोई प्रयोग कर सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था, जैसे हथौड़ा है, हथौड़ा का सामान्य प्रयोग है कील ठोकना, ठीक है। उसके घर में हथौड़े का प्रयोग सिर्फ कील ठोकने के लिए होता है। तो अब बच्चे के दिमाग में ये बात बसी है कि हथौड़े का प्रयोग सिर्फ कील ठोकने के लिए ही किया जाता है।
अगर उसको हथौड़ा नहीं मिल रहा तो कील नहीं ठोकेगा, जबकि कील को किसी भारी वजन से, है ना, कोई दूसरे छोटे मोटे पत्थर से भी ठोका जा सकता है। लेकिन उसके अंदर ये विचार नहीं आ रहा है, इसको प्रक्रियात्मक स्थिरता कहते हैं। या उसके अंदर सिर्फ ये दिमाग में बना हुआ कि हथौड़े का प्रयोग सिर्फ कील ठोकने के लिए होता है। अब उसके अंदर ये दिमाग में बिल्कुल नहीं आ रहा कि हथौड़े से हम कोई चीज, नई चीज ठोक भी सकते हैं, पीट भी सकते हैं, है ना, किसी कोई भारी भारी चीजें खुल नहीं रही है उस पर भी हथौड़ा मार के उसको खोल सकते हैं। ये विचार उसके अंदर नहीं आ रहे हैं, इसी को फंक्शनल फिक्स्डनेस कहते हैं। ठीक है, हथौड़ा केवल कील ठोकने के लिए है, ऐसा सोचना, जबकि उससे कोई चीज दबाई भी जा सकती है, खोली भी जा सकती है, लेकिन ये विचार नहीं आ रहा है, इसी को प्रक्रियात्मक स्थिरता कहते हैं। ठीक है, किसी चीज को सिर्फ उसके एक ही काम के लिए मान लेना और उसके अलग या नए उपयोग के बारे में सोच ना पाना, यही तो प्रक्रियात्मक स्थिरता है। आज के बाद आप नहीं बोलोगे प्रक्रियात्मक स्थिरता क्या होती है। अच्छा, अब आता है रिस्पॉन्स सेट। अनुक्रिया समुच्चय क्या मतलब होता है? इसमें जब व्यक्ति बार बार एक ही तरह का आंसर दे, एक ही तरह का रिस्पॉन्स करे बार बार, ठीक है, भले ही आपने सवाल बदल दिया है लेकिन उसका आंसर वही है, उसका रिस्पॉन्स उसी तरीके का है, इसको कहते हैं रिस्पॉन्स सेट। दिमाग एक ही तरीके से रिस्पॉन्स देने का आदी हो जाता है, नई तरह से सोचने में उसको मुश्किल आती है। जैसे एक जैसा आंसर वो बच्चा, आप भाई बार बार आप क्वेश्चन बदल रहे हैं लेकिन वो हर बार हाँ ही उत्तर दे रहा है। ठीक है, जैसे आपने बच्चे को एडिशन जोड़ सिखा दिया, अब बच्चा हर जगह जोड़ ही यूज कर रहा है, भले आप उसको घटाना सवाल दो, गुणा दो, भाग दो, मतलब नहीं बनता, सबको जोड़े जा रहा है, इसको कहते हैं रिस्पॉन्स सेट। भाई अब जैसे आपको एक फॉर्म भरने के लिए दिया गया, अब उसमें कहीं पे आपको लिखना है एग्री, कहीं पे करना है यस, कहीं पे करना है नो, है ना। तो अब आप क्या करें, आप हर जगह एग्री को टिक कर रहे हैं कि मैं हर तरीके से एग्री हूं, जहां पे यस भरना है वहां भी यस, जहां नो भरना है वहां भी यस किए जा रहे हो, इसको कहते हैं रिस्पॉन्स सेट। ठीक है, यानी बिना पढ़े हर जगह एक जैसा उत्तर आप भर रहे हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स सेट हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन की बात हो रही थी विचार आवेश, वो हो जाएगा डाइवर्जेंट थिंकिंग। चलिए, मैं इसीलिए टाइम ज़्यादा लग जाता है, हम क्वेश्चन को विधिवत तरीके से डीप में समझाने का प्रयास करते हैं। रचनावादी कक्षा में एक टीचर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो रचनावादी कक्षा में देखिए, सभी बच्चों को मानक निर्देश देना। मानक निर्देश का मतलब ये होता है कि आप सबको एक जैसा निर्देश दिए जा रहे हैं। गलत है ना, क्योंकि भाई हर बच्चा अलग अलग है, तो अलग अलग तरीके से हम सबको निर्देश देंगे, एक तरीके का निर्देश सबको नहीं देंगे। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे। बात तो ठीक लग रही है, आगे देखते हैं। सभी बच्चों से समान गति से आगे बढ़ने की अपेक्षा करना, कि जो उनकी जो भी क्षमता है वो उससे आगे बढ़ें। या बच्चों की विविध आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहना, ये गलत है। बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा कि सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बालक अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट कर सके। ठीक है भाई, रचनावादी कक्षा में टीचर का जो मेन रोल है वो ये होता है कि वो हर बच्चे को अपनी क्षमता, उसका इंटरेस्ट और उसके अनुभव के आधार पर सीखने में हेल्प करे। ठीक है, इसका मतलब है बच्चों को सीखने का अवसर दे, उन्हें गाइड करे, मार्गदर्शन दे और उनकी क्षमताओं को उभरने का मौका भी दे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब जैसे मानक निर्देश, सबको एक जैसा निर्देश नहीं दे सकते हम। बच्चों में गति से आगे अपेक्षा करना, हर बच्चा अपनी गति से सीखता है। अब आप हर बच्चे से सोच रहे हो कि आगे बढ़े, ऐसा नहीं है, वो अपनी स्पीड से आगे बढ़ेगा। बच्चे की आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहेंगे, ये बात गलत है। देखिए, रचनावादी कक्षा में टीचर जो है वो बालक की डाइवर्सिटी को समझ करके सीखने का प्लान करता है, उदासीन नहीं रहता। उदासीन का मतलब क्या होता है, किसी बात या किसी व्यक्ति की जरूरत, उसकी भावना, समस्या की तरफ आप बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हो, ये उदासीन हो जाएगा। हम उदासीन नहीं होंगे, हम बच्चे की जरूरत को समझेंगे, उसकी भावनाओं को समझेंगे, उसकी समस्याओं को समझेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन बी राइट हो गया। अगला प्रश्न लीजिए भाई, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण होता है? देखिए, जब आप किसी भी समस्या को हल करने जाते हो तो उसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है कि हम समस्या को पहचानें। पहला स्टेप क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या की ठीक से पहचान तो हो जाए। तो ये सबसे पहला चरण होता है कि असल में समस्या है क्या। जब तक समस्या की पहचान नहीं होगी, आगे के स्टेप शुरू नहीं होंगे। इसके बाद सेकंड स्टेप आता है, आप उसको डिफाइन करें। ठीक है, पहचान के बाद डिफाइन करें। पहले समस्या पहचानते हैं, फिर उसे अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं। उसके बाद प्रासंगिक जानकारी की खोज की, अब उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आप कलेक्ट करेंगे।
फिर आप उसके बारे में एक सॉल्यूशन अपने दिमाग में बनाएंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व हो सकती है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है, आप उसको हाइपोथेसिस करेंगे। तो वो हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन, उसके बाद आएगा सबसे पहला ऑप्शन आएगा समस्या की पहचान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, कहता है प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए टीचर को क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? व्यक्तिगत छात्रों के बीच अंकों के लिए कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देंगे। प्रत्येक गतिविधि के लिए प्रेरक कारकों के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग नहीं करेंगे। पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उन लक्ष्यों की उपलब्धि का कठोर मानदंड रिजिड पैरामीटर्स हम बिल्कुल तैयार नहीं करेंगे। जो भी चीज़ होगी फ्लेक्सिबल होगी। लास्ट स्टेप बचता है, क्या कहता है, बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने में हेल्प करेंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है, जिस बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है उसके हिसाब से उसका गोल फिक्स करो आप, ठीक है, गोल सेट करो और उसी दिशा में काम करने में बच्चे का समर्थन भी करो। ये बात हुई ना कि मतलब जो बच्चा जिस दिशा में सीखना चाहता है, जिस डायरेक्शन में सीखना चाहता है, वैसा गोल सेट कर दो और फिर उसी में आप भी उसकी हेल्प करो। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। अगला प्रश्न नीचे, संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यार्थियों की भावनात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए। देखिए, अगर बच्चा इमोशनली अच्छा फील करेगा, अगर बच्चा खुश है, उत्साहित है, उसके अंदर जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, तो फिर उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा होगा, बालक सीख पाएगा, बच्चा ध्यान लगा पाएगा, जो आप पढ़ाओगे वो उसके समझ में आएगा, उसको याद रख पाएगा। अगर वो इमोशनली अच्छा फील कर रहा है तो आपको इस पर ध्यान देना है, बात बिल्कुल ठीक है। किसी समस्या या क्वेश्चन को हल करते समय विचारों का मौखिकीकरण समस्या समाधान कौशल में बाधा डालता है। ये बात गलत है, क्योंकि अगर बच्चा किसी प्रॉब्लम को हल कर रहा है और उसके अंदर जो विचार आ रहे हैं उनको वो बोल करके प्रॉब्लम को हल कर रहा है, तो इससे वो अपने काम को सही दिशा निर्देश दे रहा होता है। ये बाधा नहीं है, ये एक अच्छी चीज़ है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। इसलिए आर गलत हो जाएगा, ए सही है, आर गलत है। आज का लास्ट क्वेश्चन मैं ये जरूर पूछना चाहूँगा, क्लास कैसी रही आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। यदि सीटेट में आपका जो सब्जेक्ट है वो एसएसटी है आपके पास, तो आपसे सेकंड पेपर में 60 नंबर की एसएसटी आएगी, उसके नोट्स आप हमारे ले सकते हैं, आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे, जिसमें हमने चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज़ को ऐड करके बढ़िया से आपके लिए एनसीईआरटी नोट्स तैयार किए हैं। आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा, नोट्स की इन्फॉर्मेशन लेकर के, कुछ फीस आपको देनी होगी एंड कंप्लीट नोट्स आपको व्हाट्सअप पे पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कराए जाएंगे। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता। ये क्वेश्चन शायद कल भी था हमारा, ठीक है, पूछा गया था इसी तरीके से। तो अधिगम में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता है। कुपोषण, भैया कुपोषण जो है ये अधिगम में नकारात्मक प्रभाव डालेगा। इससे बच्चे का जो अधिगम है वो प्रभावित होगा नकारात्मक रूप से, क्योंकि अगर बच्चा कुपोषित है, उसको ठीक से न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे हैं, शरीर कमज़ोर है, दुर्बल है, बच्चा है ना, अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है, तो उसका दिमाग नहीं काम करेगा, बॉडी फिट नहीं है तो दिमाग भी काम नहीं करेगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जब शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो मस्तिष्क कहाँ से स्वस्थ हो जाएगा, और जब मस्तिष्क स्वस्थ नहीं होगा तो अधिगम होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। ये तो योगदान नहीं देता है। समकक्षियों के साथ सहयोग, हाँ, अगर बच्चा अपने पीयर्स के साथ कोलैब कर रहा है, उनके साथ मिलजुल करके सीख रहा है, तो इससे उसका अधिगम और बढ़ेगा, बढ़िया होगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग में समस्या एक हल अनेक ढूंढने का जो प्रयास है, ये भी अधिगम में सहायता करता है। बच्चा डिस्कशन करता है, डिबेट्स करता है, इससे उसका जो विचार उसके अंदर आते हैं बढ़िया है ना, तो इससे उसका माइंड और डेवलप होता है, ये भी आपके लर्निंग में हेल्प करेगा। लेकिन कुपोषित बच्चा कहीं से भी लर्निंग बढ़िया उसकी नहीं होगी। तो ये थी आज की क्लास प्यारे दोस्तों। कैसे रहे क्वेश्चंस, कैसा रहा हमारा एक्सप्लेनेशन, वो आप जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में जहाँ जा सके हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, थोड़ा आगे बढ़ाइए, थोड़ा प्यार दिखाइए, और हम और इसी तरीके से आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।